कौन, कहां से आए थे, किस क्षेत्र में बसे और भारत से इनका क्या इंटरेस्ट रहा, क्या सरोकार रहा, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुषाण वंश का जो क्षेत्र है, गौर कीजिएगा, कुषाण वंश का क्षेत्र है ये चीन का, जो कि ऊपर का, जो कश्मीर के ऊपर का क्षेत्र देख रहे हैं, इसे हम नॉर्थ मिडिल एशिया भी कह सकते हैं। यहां की एक जाति है या कबीला है जिसे हम लोग यू ची कबीला के रूप में जानते थे, और ये लोग ही क्या है कि आपका सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये वाला एरिया है यहां पर आकर बसे। यहां बसने के बाद धीरे धीरे वे वर्तमान पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेंगे, और आप यहां देखेंगे कि एक नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी को ये आगे चलकर क्रॉस करेंगे और तब भारत में मथुरा और ये वाला जो क्षेत्र है, खासकर कश्मीर से लेकर मालवा तक का क्षेत्र, यहां तक इनका प्रभाव हो जाएगा पाकिस्तान के साथ साथ। तो इसको आप लोग गौर से देखेंगे कि सबसे पहले ये लोग यू ची कबीला यहां से संबंध रखते हैं, यहां से आकर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है यहां पर आकर बसेंगे, और धीरे धीरे सिंधु नदी को क्रॉस करके भारतीय क्षेत्रों में पदार्पण करेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। आइए अब कुषाण वंश के एक एक प्रमुख शासक को हम लोग गौर से देखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और मेरे क्लास में एक चीज, गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग साहिब, वेरी गुड इवनिंग दिव्या राज, वेरी गुड इवनिंग छोटू, गुड इवनिंग। जुड़ जाइए, आप लोग भी, लाइव क्लासेस है। आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रमुख शासक में सबसे पहले आ जाइए कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस कुजुल कडफिसस इसका समय आप अगर लेके चलेंगे तो 15 से लेकर 65 ईसा पूर्व के आसपास का इसका समय है, और यह कुषाण वंश का संस्थापक है। कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस के द्वारा क्या ऐसा कार्य किया गया कि इसे इतिहास में याद रखा जाए? तो कुजुल कडफिसस तांबे का सिक्का चलवाएगा। हालांकि तांबे का सिक्का कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यह जो तांबे का सिक्का होगा वह रोमन साम्राज्य से प्रभावित होगा। रोमन साम्राज्य से प्रभावित तांबे का सिक्का किसके द्वारा चलाया जाएगा? कुजुल कडफिसस के द्वारा। क्लियर? अब हम लोग इसके अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। अगला शासक है विम कडफिसस। विम कडफिसस के बारे में क्या जाना जाए? विम कडफिसस से काफी प्रश्न आते हैं और बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो यहां पे गौर करेंगे विम कडफिसस के बारे में। विम कडफिसस के बारे में आप देखेंगे तो विम कडफिसस के द्वारा क्या खास किया गया? एक्चुअली में विम कडफिसस वाज द रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी, यानी कि विम कडफिसस जो है वो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्लियर? और
विन कड़फिसस के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए जाएंगे। बोलिए किस तरह सोने के सिक्के तो हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक शासक के द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया है। तो इसमें नया क्या है? नया यह है कि विन कड़फिसस सोने के सिक्के को भारत में क्या करवाएगा? प्रचलित करवाएगा, इसको प्रयोग में लाएगा, स्पष्टतः प्रयोग में लाएगा। और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो विन कड़फिसस। और वह किस वंश से संबंध रखता था? तो कुषाण वंश से। क्लियर? उसके अलावा इसके सोने के सिक्के शुद्ध होंगे, यानी कि इसमें आप जानते होंगे कि सोने के सिक्के को हम लोग 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे में बांटते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हो सकता है कि इस समय इनका जो सोने का सिक्का रहा हो 22 कैरेट्स का रहा हो, चूंकि 24 कैरेट में कोई भी आभूषण या सिक्का बना पाना संभव नहीं हो पाता है। यानी कि कुल मिलाके इतना तय था कि इनका जो सिक्का था सबसे शुद्ध प्रकृति का था। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि कुषाण वंश के द्वारा ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलित करवाए गए। क्लियर? ये सोना वाला जो प्रश्न है, गोल्ड क्वाइंस, ये काफी बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है और बच्चे काफी ज्यादा फंसते हैं। कहां फंसते हैं आगे आएंगे। जब बात सोने के सिक्के की कर ही रहे हैं तो आ जाइए गुप्त वंश पे। गुप्त काल में आप देखेंगे कि कहा जाता है कि गुप्त काल सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाएंगे। गुप्त काल में सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के। लेकिन ध्यान देने का बात यह है कि गुप्त काल का जो सोना का सिक्का होगा वह अपेक्षाकृत कम शुद्ध होगा किसकी तुलना में? विन कड़फिसस द्वारा, जो कुषाण वंश के शासक के द्वारा जो सोना का सिक्का चलवाया गया है। क्लियर? यानी कि भारतीय क्षेत्र में सबसे पहले सोने के सिक्के को का परिचय कौन करवाएगा? तो इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन शासक, वो भी मौर्योत्तर काल का ही समय है। उसके बाद सबसे शुद्ध मात्रा में तो विन कड़फिसस के द्वारा, और सबसे बड़ी मात्रा में तो गुप्त काल में, गुप्ता डायनेस्टी के समय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विन कड़फिसस के बारे में और क्या? विन कड़फिसस भगवान शिव में यकीन रखता है, विश्वास रखता है, यानी कि वह शिव को मानता है। क्लियर? इस कारण ही उसके सिक्कों पर देखेंगे तो नंदी, शिव की सवारी, त्रिशूल इत्यादि के चित्र बने होंगे, उत्कीर्ण होंगे। इसकी आकृति उत्कीर्ण होगी इसके सिक्कों पर। क्लियर? साथ ही साथ तांबा का सिक्का तो चल ही रहा था। अब आइए विन कड़फिसस के बाद जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, मुख्य विषय है, वो है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम, सबसे महान शासक जो है वह कनिष्क था, कुषाण वंश का। और कनिष्क के बारे में आपको काफी डिटेल से पढ़ना है, काफी प्रश्न कनिष्क से पूछे जाते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इतिहास पढ़ते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह में ज्यादा समय दिए, वैदिक युग में ज्यादा समय देते हैं, वहां के बाद वो क्या है कि मौर्य काल में अधिक ध्यान देते हैं, और फिर वो आ जाते हैं जंप करके गुप्त काल पे, हर्षवर्धन पे, और थोड़ा सा दक्षिण भारतीय इतिहास को वो देखते हैं। ये जो बीच का समय है आपका मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो समय है मौर्योत्तर काल, वहां पे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वह जो है ट्रांजिशन फेज है, संक्रमण काल है। वहां पर क्या हो रहा है कि आपका देशी आक्रमण भी हो रहा है, नए नए क्षेत्रीय राजवंशों की उत्पत्ति भी हो रही है, प्रादुर्भाव हो रहा है, और साथ ही साथ विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं, जैसे कि हिंद यवन
शक एवं सीथियन, शक या सीथियन कहिए, पहलव या पार्थियन कहिए, उसी में से एक आगे की श्रृंखला है कुषाण वंश। ये सब विदेशी शासक है जो बाहर से आए हैं और वो भारत में अपने अधिकार को जमाएंगे और यहां का प्रशासन संभालेंगे। तो यहां पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? तो मेरा मुख्य काम यही था कि यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको गौर करना है, ध्यान देना है। अब आइए कनिष्क के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज एक एक फैक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कनिष्क को देखेंगे तो कनिष्क का जो राज्यारोहण होता है, यानी कि कनिष्क सत्ता को कब प्राप्त करेगा, तो 78 ईस्वी यानी कि 78 सीई में। और इस डेट को आप लोग याद कर लेंगे। कनिष्क सत्ता को कब प्राप्त करेगा, 78 ईस्वी में। और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क क्या करेगा, शक संवत चलवाएगा। शक संवत यानी कि यह जो है कैलेंडर है, कैलेंडर चलवाएगा। और आप देखिएगा कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा शक संवत को ही माना गया है। भारत सरकार शक संवत को मानती है। और जनरली क्या होता है कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के राज्यारोहण के साथ हुई, सत्तारोहण के साथ हुई। और शक संवत का जो प्रथम महीना होता है वह चैत्र का होता है। हिंदू कैलेंडर में देखेंगे तो चैत्र का महीना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि, तो चैत्र के महीना। और इसको अगर देखा जाए तो जनरली यह 21 अथवा 22 मार्च से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो यहां से आपका पहला प्रश्न यहीं से बनेगा, शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो कनिष्क के द्वारा। आगे बढ़े अगले पॉइंट पे कि कनिष्क के बारे में और क्या। आइए देखें हम लोग कनिष्क। कनिष्क जो है वह उपाधि लेगा, किसकी, सीजर की उपाधि, अथवा इसको कैसर भी कहते हैं। बोलिए कि सर ये सीजर अथवा कैसर की उपाधि क्या है। तो सीजर अथवा कैसर की उपाधि रोम सम्राटों के द्वारा ली जाती थी। जो रोमन सम्राट होते थे उनके द्वारा सीजर या कैसर की उपाधि ली जाती थी। और कनिष्क जो है वो बहुत अच्छा डिप्लोमेट है, बहुत अच्छा राजनीतिक योग्य प्रशासक और कुशल कूटनीतिज्ञ है। और इस कारण से अपने प्रभाव को और अधिक जमाने के लिए वह क्या करता है कि कैसर अथवा सीजर की उपाधि लेता है। जो कहां से, रोमन सम्राट, यानी कि रोमन साम्राज्य से वह ग्रहण करता है, सीजर की उपाधि टाइटल लेता है। दूसरा एक उपाधि वह और लेता है देवपुत्र की, देवपुत्र की उपाधि लेगा। क्लियर? सही बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्लास गौर से सुनेंगे। देवपुत्र की उपाधि लेता है। बोलिए सर ये देवपुत्र की उपाधि, यह जो देवपुत्र की उपाधि है उसकी प्रेरणा ली गई है चीन के राजाओं से, चीन के शासकों से। चीन के शासकों से देवपुत्र की उपाधि ग्रहण करेगा कौन, कनिष्क। तो यानी कि कनिष्क के दो उपाधि को आप ध्यान में रखेंगे, सीजर अथवा कैसर और देवपुत्र। एक रोमन साम्राज्य से प्रेरित है और दूसरा चीन के शासकों से प्रेरित है। क्लियर? आगे बढ़े। ऐसा माना जाता है कि संभवतः कनिष्क और चीन के राजा, चीन के सम्राट जिनका कि नाम है पान चाओ, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें से संभवतः प्रथम युद्ध में कनिष्क की पराजय हुई, लेकिन दूसरा युद्ध कनिष्क जीतेगा। तो आपको यह याद रखना है कि कनिष्क का टकराव पान चाओ के साथ हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कनिष्क के बारे में। कनिष्क पाटलिपुत्र पे आक्रमण करेगा। कनिष्क जो है वह पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा।
और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद वह वहां से एक बौद्ध विद्वान है जिनका की नाम है अश्वघोष। नाम याद रखिएगा, कई बार खासकर बिहार रिलेटेड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप सोशल साइंस से एग्जाम दे रहे हो या आपका +2 में हिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में है, ध्यान रखेंगे। तो पाटलिपुत्र से वह अश्वघोष जो कि एक बौद्ध विद्वान, उन्हें साथ ही साथ एक बौद्ध भिक्षा पात्र यानी कि भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र 2, और तीसरा एक अनोखा कुकुट यानी कि मुर्गा कहिए। यह तीनों चीज वह क्या करेगा, पाटलिपुत्र से उठाएगा, अपने नियंत्रण में लेगा और अपनी राजधानी आ जाएगा। क्लियर? यानी कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर कनिष्क अश्वघोष, एक बौद्ध भिक्षा पात्र, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक कुकुट को लाएगा। अब आइए, अपनी राजधानी लाएगा। अब आपके मन में कौतूहल हो रहा होगा कि सर कनिष्क का राजधानी, कनिष्क की राजधानी थी कहां? तो ध्यान देंगे, फिर से मैप पे आएंगे और गौर करेंगे। देखिए, कनिष्क का जो क्षेत्र था उसमें सिंधु नदी को विम कटफिसस क्रॉस कर चुका है और वह जो है तक्षशिला यानी कि तक्षशिला वर्तमान में पेशावर कहें पाकिस्तान, यहां तक विम कटफिसस के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। कनिष्क क्या करेगा कि तक्षशिला यानी पेशावर उसकी राजधानी रहेगी, साथ ही साथ वह आगे बढ़ेगा और पहुंच जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मथुरा, और मथुरा को वह अपनी दूसरी राजधानी बनाएगा। यानी कि कनिष्क की पांचाल जो है वह क्या है कि चीन का राजा है, योग्य शासक है, उससे कनिष्क की टकराव होती है। ठीक है, आगे बढ़, ध्यान देंगे। तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान और दूसरी राजधानी है उसकी मथुरा। वह पेशावर को नाम देगा पुरुषपुर। ध्यान देंगे, यह सारा प्रश्न पूछा जाता है। पुरुषपुर यानी पेशावर पाकिस्तान, यह इसकी पहली राजधानी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो कनिष्क का आप क्षेत्र देख रहे हैं। साथ ही साथ कनिष्क जो है वह जम्मू और कश्मीर में एक नगर की स्थापना करवाएगा, कनिष्कपुर। कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना जम्मू कश्मीर में करवाएगा, यानी कि कनिष्क जम्मू कश्मीर को जीत लेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट क्षेत्र पे कनिष्क का शासन है। आगे आइए, कनिष्क के बारे में और क्या। देखेंगे, यह क्षेत्र चीन, यह अरब, यह भारत, यहां यूरोप, और ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे अफ्रीका। कनिष्क क्या करेगा कि वह सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग जो कि चीन से होता हुआ और वर्तमान तुर्की तक जा रहा है, चीन से होता हुआ वर्तमान तुर्की तक जा रहा है, और यह एंशिएंट इंडिया मौर्योत्तर काल में एक बड़ा ही फेमस मार्ग है। इसको आप इंटरनेशनल हाईवे कह सकते हैं। ठीक है,
और यह व्यापारियों के लिए बड़ा ही फेमस मार्ग रहा है। और सिल्क रूट इसलिए, रेशम मार्ग इसलिए क्योंकि चीन जो है अपने रेशमी वस्त्रों के लिए, रेशम के धागों के लिए काफी फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। तो वहां के व्यापारी रेशम को और चीनी मिट्टी के बर्तन को व्यापार के लिए ले जाते थे तुर्की। यहां पर यूरोप के व्यापारी, अरब के व्यापारी और अफ्रीकन व्यापारी, ये सब मिलकर क्या करते थे, यह एक बहुत बड़ा हाट हुआ करता था, यह एक बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था। और क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में कनिष्क का शासन है, कुषाण वंश का, तो इस वाले क्षेत्र से भी जो एक सड़क जाती थी वह सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग में जुड़ जाती थी। और कनिष्क क्या करेगा, इस रेशम मार्ग को संरक्षण प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन देगा, संरक्षण प्रदान करेगा। क्लियर? आगे बढ़े कनिष्क के बारे में। और क्या, कनिष्क बौद्ध धर्म में काफी अभिरुचि रखेगा, वह बौद्ध धर्म से प्रेरित है। जहां आप देख रहे हैं कि विम कटफिसस शैव मतानुयायी है, शैव धर्म को मानता है, वही कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म से काफी प्रेरित था। और इसी कारण से कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ यानी कि चौथा बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो यह जो आयोजन का स्थल होगा, ध्यान रखेंगे, इसका स्थल होगा कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ चौथे बौद्ध संगति फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मीटिंग होगा, कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। कुंडलवन कश्मीर स्थान कुंडलवन कश्मीर। दूसरा चीज, इसकी अध्यक्षता करेंगे वसुमित्र। वसुमित्र एक अन्य बौद्ध विद्वान है, इसके अध्यक्ष रहेंगे। इसके अध्यक्ष रहेंगे और यह स्थान हुआ। क्लियर? आगे इसके जो उपाध्यक्ष रहेंगे वह वही अश्वघोष रहेंगे जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से लाया है। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। और यह कब आयोजित किया जाएगा, तो संभवतः कनिष्क का शासन करने का समय ही 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, तो पहली सदी में, प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में। अब ध्यान देंगे यहां पर कनिष्क के काल में इस चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, तो यहां से बौद्ध धर्म पूर्णतः बिल्कुल दो भागों में, दो मतों में विभाजित हो जाएगी। एक मत है, दो मत में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाएगा। दो मत, एक मत रहेगा हीनयान और दूसरा है महायान। सारा चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे ध्यान नहीं देते। यानी कि बौद्ध धर्म का, बौद्ध मत का दो भागों में विभाजन हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में, हीनयान और महायान में। हीनयान यानी कि इसमें भगवान बुद्ध को ईश्वर की संज्ञा नहीं दी गई है। क्लियर? और महायान में उन्हें भगवान माना गया है और मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी गई है, जबकि हीनयान में न तो उन्हें भगवान माना जाएगा और न ही मूर्ति पूजा की शुरुआत होगी। यानी कि हीनयान परंपरागत बौद्ध धर्म है, जबकि महायान अभी के हिसाब से, बदलते हुए समय के हिसाब से इसमें मूर्ति पूजा का संयोजन किया गया है। क्लियर? आगे बढ़े। अब कनिष्क के बाद अगले शासक की ओर बढ़ते हैं और अगले शासक का नाम है हुविस्क। हुविस्क के बारे में कोई खास नहीं, हां हुविस्क के बारे में इतना है कि हुविस्क ने एक हुविस्कपुर नामक नगर की स्थापना की, जिसकी जानकारी राज तरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा रचित है वहां से प्राप्त होती है। क्लियर? और ऐसा माना जाता है कि इसने भी विभिन्न प्रकार के तांबे और सोने के सिक्के चलवाए
और संभवतः यह कुषाण वंश का आखिरी महत्वपूर्ण शासक था। बस याद रखना है कि हुविस्क ने हुविस्कपुर नामक नगर की स्थापना कश्मीर में करवाई, जिसकी चर्चा राज तरंगिणी में की गई है, जो कि कल्हण के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते, अब फिर से हम लोग आते हैं और पुनः देखें कि कुषाण काल प्रसिद्ध किसके लिए था। तो कुषाण काल की क्या विशेषताएं। कुषाण काल में दो कलाओं, दो आर्ट्स, यानी कि कुषाण काल में दो कला, एक गांधार कला और दूसरा मथुरा कला, इसका काफी ज्यादा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और कुषाण शासकों ने इन दोनों कलाओं को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया। क्लियर। अब आइए, आपके मन में कौतूहल हो रहा होगा सर दोनों में कुछ डिफरेंस बता दीजिए, क्या विशेषताएं थी। और काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपका प्रश्न कहीं से भी बीपीएससी से कम नहीं होगा, या फिर आप मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी की लेवल है वो आपको यूपीएससी पीटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्लियर। आगे बढ़े, आइए गांधार कला। गांधार कला, इसको इंडो ग्रीक आर्ट अथवा हेलेनिस्टिक कला भी कहा जाता है, यानी कि मिश्रण है इसमें, देसी और विदेशी दोनों लोगों का मिश्रण है इस कला में। इस कला में क्या हो रहा है, इस कला में आप देखेंगे तो पत्थर की जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है वह गहरे नीले पत्थर अथवा काले पत्थर की मूर्तियां बनाई जा रही है गांधार कला में। यानी कि मूर्ति कला जिसमें आप देखें कि गहरे नीले पत्थर अथवा काले पत्थर का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जा रहा है। क्लियर। आगे गांधार कला में आप देखेंगे तो इसमें व्यक्ति के यथार्थ रूप का वर्णन किया गया है, एक्चुअल। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के यथार्थ रूप का वर्णन। क्लियर। कैसी मूर्ति बनाई जाती थी उस पे गौर करेंगे। गांधार कला का मुख्य विषय क्या है, बौद्ध धर्म एवं बुद्ध। गांधार कला का मुख्य विषय है बौद्ध धर्म एवं भगवान बुद्ध। इसमें जो मूर्ति बनाने का स्टाइल है उस पे गौर करेंगे। इसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती है, किस प्रकार। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है, ऐसी मूर्ति आपको नजर आई होगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि मूर्ति के चारों ओर एक आभा मंडल है। क्लियर। आभा मंडल, प्रकाश मंडल। और ये जो स्टाइल है बनाने का, यह यूनानी देवता है अपोलो, उनसे प्रेरित है। तो भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्तियां जो बनाई जाएंगी, ऐसी मूर्तियां वो गांधार कला से प्रेरित है। यही गांधार कला का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया। अब आगे आएंगे मथुरा कला। मथुरा आर्ट में आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि व्यक्ति के आदर्श रूप का वर्णन किया गया है।
आदर्श रूप का वर्णन। दूसरा, इसमें जो मूर्ति कला है, इसमें आप देखेंगे तो लाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि लाल पत्थर मूर्ति कला के लिए किसका, लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। किसमें, मथुरा कला में। क्लियर। साथ ही साथ इसको देसी कला भी कहते हैं। यह इंडिजीनस स्टाइल, यानी कि अपना जो देसी परंपरागत स्टाइल है उसके जरिए बनाया गया है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है यह मथुरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसके विकास का क्षेत्र है। लेकिन यहां भी इस कला को भी कुषाणों ने संरक्षण प्रदान किया है। और एक चीज और, दोनों कलाओं के बीच में अंतर, मथुरा कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति तो बनेगी ही, साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनेंगी और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनेगी। लेकिन गांधार कला में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रेरित मूर्तियों का ही निर्माण किया गया है। क्लियर। तो आज के क्लास में आपने देखा कुषाण वंश, कुषाण वंश के हम लोग कुछ शासकों को देखे, कुजुल कड़फिसस जो कि संस्थापक है। उसके बाद हमने देखा विन कड़फिसस, विन कड़फिसस के बाद हमने देखा कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क को। और कनिष्क के शासन काल में होने वाले तमाम चीजों पे हमने दृष्टिपात किया। इसके बाद जाते जाते हमने होविस्क को भी देखा और उसके बाद हमने कनिष्क के काल या कुषाण काल में देखा मथुरा कला और गांधार कला को। ठीक है। साथ ही साथ हमने सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग को भी देखा। रेशम मार्ग जिसे कि आपने इससे पहले मैंने आज रेशम मार्ग रेशम मार्ग पे एक बार और जाते जाते हम लोग दृष्टि दे देंगे, क्योंकि यह क्लास 10th के एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया हुआ है। और जो भी लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो चीज आ जाता है मान के चलिए कि वहां से एक दो प्रश्न रहते ही रहते हैं, न रहने का सवाल ही नहीं है। तो यहां पे छोटी छोटी जानकारी। सबसे पहले रेशम मार्ग के बारे में मैंने आपको यह बताया कि चीन से तुर्की तक के बीच का मार्ग, और तुर्की में भी खासकर जब आप आइएगा मध्यकाल में तो एक जगह है कुस्तुनतुनिया, ठीक है, वहां तक। और वह एक प्रकार का जंक्शन है जहां पे अफ्रीका, अरब और एशिया तीन और यूरोप ये सारे मिलते हैं वहां पे। क्लियर। वहां पे चीन से क्या वहां के व्यापारी ले जाते थे, क्या बेचते थे, तो चीन के व्यापारी ले जाते थे रेशमी वस्त्र। दूसरा, चीनी मिट्टी के बर्तन। भारत के व्यापारी सूती कपड़ा, याद रखिएगा, सूती वस्त्र। साथ ही साथ मसाले, यानी कि आपके जो स्पाइसेस हैं। और इसमें से भी सबसे बड़ा फेमस जो था इन मसालों में, जो यूरोपियों को काफी पसंद आता था, यूरोपियन सोसाइटी के लोगों को, वह था जिसे हम लोग काली मिर्च अथवा गोल मिर्च कहते हैं। यानी कि ब्लैक पेपर कहिए, ठीक है ना, काली मिर्च या गोल मिर्च, इसकी काफी ज्यादा प्रधानता थी। और यह इतना प्रिय था यूरोपियों को कि कुछ इतिहासकार, प्लिनी नाम का इतिहासकार है जो नेचुरल हिस्ट्री में चर्चा करता है, और उसने काली मरीच या गोल मरीच का नाम ही रख दिया यवन प्रिय। और वह कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपने स्वर्ण भंडार को लुटाता जा रहा है। यानी कि मसाले इतने फेमस हुआ करते थे यूरोप में कि उसके लिए सोने और चांदी कोई मतलब ही नहीं रखता था। क्लियर। तो भारत से क्या प्रश्न पूछ देता है,
तो इसलिए यहां पे डिस्कस करना जरूरी रहा। कभी समय मिलेगा तो सिल्क रूट पे स्पेशली एक क्लास लेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है और जोड़ता है कई भागों को। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होगा। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट इस बार हिस्ट्री की जगह कोशिश करेंगे कि भूगोल यानी ज्योग्राफी से कोई विषय को डिस्कस किया जाए। वैसे ही कभी बायो जीव विज्ञान से हम लोग क्या है किसी विषय को डिस्कस करेंगे, कभी पॉलिटी से डिस्कस करेंगे, कभी करंट अफेयर्स से। तो आप लोग लाइव क्लास में निश्चित रूप से जुड़े रहिएगा और जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।